हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 का एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु विवरण, उसके अंतर्गत हम लोग डाल्टन का परमाणुवाद, तत्वों के प्रतीक और तत्वों के परमाणु भार या परमाणु द्रव्य के विषय में आज जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के नियम, स्थिर अनुपात का नियम इत्यादि के विषय में चर्चा किया था। उसी क्रम में अंग्रेज वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। जॉन डाल्टन उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो क्या कहलाया, डाल्टन का परमाणुवाद कहलाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है या जो किसी पदार्थ के कण हैं वो सबसे सूक्ष्मतम होते हैं और वही सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और इस आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए। जैसे सबसे पहला नियम इनका है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य किससे निर्मित होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। दूसरा है परमाणु जो है अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यानी ये अविभाज्य है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये अविभाज्य के रूप में भाग लेते हैं। तीसरा नियम है एक ही तत्व का कोई परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म, ठीक है, दोनों ही समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु के सभी रासायनिक गुण और सभी भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला पॉइंट है कि अलग अलग तत्वों के, अलग अलग या भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं उनके जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। किन्हीं दो तत्वों का यदि कंपैरिजन किया जाए तो उनके जो रासायनिक गुण हैं और भौतिक गुणधर्म हैं दोनों कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है कि जो तत्वों के परमाणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में, तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके, निश्चित और पूर्ण गुणक अनुपात में, पूर्ण गुणक अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है। बात समझे, तो यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने जॉन डाल्टन ने परमाणु के संबंध में कुछ अवधारणा प्रस्तुत की। बहुत पहले की अवधारणा है। अब तो हम जानते हैं कि परमाणु विभाज्य भी है, अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसके अतिरिक्त अन्य और भी छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। तो ये सभी इन सभी कणों से मिलकर के बना है। लेकिन उस समय जो डाल्टन की परिभाषा ये थी वो थी कि परमाणु अविभाज्य है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न होते हैं और ना ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। प्रतीक किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतीक की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, आधुनिक समय में आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। बहुत सारे प्रतीकों को हम बहुत कुछ शब्दों के रूप में लिखते हैं, अंग्रेजी नाम में लिखते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे एक हम उदाहरण ले, यदि सोडियम हमको लिखना हो
ठीक है, तो हमको इतना बड़ा लिखना होगा, सोडियम, ठीक है, अंग्रेजी में भी सोडियम, ठीक है। लेकिन यदि प्रतीक में लिखेंगे तो यानी, इसी तरह से कार्बन, ठीक है, अंग्रेजी में इस तरह, हिंदी में इस तरह, और सिंपल इस तरह, ठीक है। यानी इनको हम सूक्ष्म तरीके से अंग्रेजी के नाम में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। किसी तत्व के पूर्ण नाम को उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाए, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है उसका प्रतीक। अच्छा, पुराने ज़माने में ग्रीक में कुछ लोग जो है वो चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। जैसे लोहे का जो चिन्ह था वो ग्रीक लोग प्रयोग करते थे इस चिन्ह के द्वारा, लोहे को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते थे। इसी तरह पारे को कुछ इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते थे। सोने को कुछ इस तरह प्रदर्शित करते थे। इसी तरह चांदी को कुछ इस तरह आधा कटा हुआ चंद्रमा की तरह प्रदर्शित करते थे। इसी तरह तांबे को कुछ इस तरह प्रदर्शित करते थे, ठीक है। गंधक को कुछ इस तरह प्रदर्शित करते थे। इसके पश्चात फिर डाल्टन ने भी परमाणुओं के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया, ठीक है। डाल्टन ने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए कुछ इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया। ये हाइड्रोजन का चिन्ह है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने इस तरह का चिन्ह प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने ऑक्सीजन के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया, ठीक है, एक सिंपल गोले का चिन्ह का प्रयोग किया। पारे के लिए उन्होंने कुछ इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया, ठीक है। पारे या Hg के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया। कॉपर के लिए गोले में C लिख दिया, ठीक है, तो इस तरह का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त सोने को Au को इस तरह से, सोना इस तरह से, तो कुछ इस तरह से। इसी तरह फास्फोरस को इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया। यानी पहले क्या किया गया, इन चिन्हों का प्रयोग किया गया, ठीक है। किसी भी तत्व को समझाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया गया। सल्फर को इस तरह के चिन्ह का, ठीक है। फिर नाइट्रोजन को इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक है। अंग्रेजी में लिख दिया हमने, नाइट्रोजन को इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया। ये किसने किया था, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। ये हो गया। लेकिन आधुनिक पद्धति में सन 1814 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जे वर्जीलियस, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, फेमस वैज्ञानिक थे जे वर्जीलियस। तो जे वर्जीलियस ने सन 1814 ईस्वी में प्रतीकों के लिए, तत्वों के लिए कुछ प्रतीकों को सुझाया। उन्होंने कहा 3 तरीके से तत्वों का नाम हो सकता है। एक तो पहला नियम था अंग्रेजी का प्रथम अक्षर, अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर, ठीक है। दूसरा, अभी सबका उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, अंग्रेजी नाम का प्रथम 2 अक्षर, इसमें जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा होगा, पहला अक्षर बड़ा होगा और उसके बगल दूसरा अक्षर छोटा होगा, दूसरा अक्षर छोटा होगा। एक और महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि लैटिन नाम,
लैटिन नाम के साथ भी यही होगा। लैटिन नाम भी दो शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसमें का पहला शब्द बड़े से और दूसरा कैसा होगा, छोटे से। तो इस तरह से उन्होंने 3 नाम दिए कि अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर अथवा अंग्रेजी नाम के प्रथम 2 अक्षर, जिसमें से पहला अक्षर बड़ा तथा दूसरा अक्षर छोटा, और लैटिन नाम ये भी 2 शब्दों का मिलकर के बना होगा, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा, दूसरा अक्षर छोटा होगा। अब हम कुछ देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जो एक अक्षर का नाम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का H ले लिया गया, नाइट्रोजन का N ले लिया गया, कार्बन का C ले लिया गया, ऑक्सीजन का O ले लिया गया। ठीक है, ये पहला अक्षर ले लिया गया, तो पहला अक्षर क्या कर दिया गया, बड़े से लिख दिया गया। तो कुछ नामों को उन्होंने इस तरह से सुझाया, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का क्या होता है, P। ठीक है, फास्फोरस। अंग्रेजी नाम के प्रथम 2 अक्षर, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। अब इसमें 2 अक्षरों को लिया गया, प्रथम अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, तो कैल्शियम क्या हो गया, 2 अक्षरों से मिलकर के बन गया। जैसे ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए भी क्या किया गया, 2 अक्षर को लिया गया। आर्गन, आर्गन में भी Ar 2 अक्षरों को लिया गया। ठीक है, इसके बाद कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं, कोबाल्ट, कोबाल्ट का भी प्रथम 2 अक्षर लिया गया। तो कुछ तो इस नियम के अनुसार इनके नाम रख दिए गए। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण आता है वो है लैटिन नाम। जैसे एक तत्व है सोडियम, ठीक है, सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम, नाइट्रियम। अब इस नाइट्रियम के 2 शब्दों को लिया गया, तो सोडियम का नाम हो गया Na। ठीक है, इसके अतिरिक्त कॉपर का हो गया क्यूप्रम। अब इसमें 2 शब्दों को लिया गया, तो कॉपर का नाम हो गया Cu। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इसके अतिरिक्त फिर पारे का नाम हो गया हाइड्रागेरम, ठीक है। अब पारे का H और G, तो ये हो गया Hg। ठीक है, इस तरह से विभिन्न तत्वों का नामकरण किया गया। ठीक है, ये हो गए प्रतीक। अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। देखिए, परमाणु भार के विषय में ये बताया गया कि परमाणु भार क्या है, एक संख्या है। परमाणु भार एक संख्या है, ठीक है। और यह संख्या, अब इस संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या माना गया, हाइड्रोजन को मानक माना गया, हाइड्रोजन को मानक माना गया। अब परिभाषा ये दी गई कि किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार
एक परमाणु का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, यह है परिभाषा। ठीक है, यह हाइड्रोजन को मानक मान करके जो है परिभाषा दी गई कि हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है उस तत्व का एक परमाणु। और परमाणु भार क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है और इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। फिर ये माना गया नहीं, ऑक्सीजन को माना गया मानक, ऑक्सीजन को मानक माना गया और ऑक्सीजन को मानक मान करके भी यही परिभाषा दी गई। लेकिन यह कहा गया कि उस तत्व का परमाणु एक, उस तत्व के एक परमाणु का भार यहीं से बदल दिया गया। ऑक्सीजन के एक परमाणु का, एक परमाणु के 1/16 से कितने गुना भारी है। ठीक है, कितने गुना भारी है, ये ऑक्सीजन के आधार पर परिभाषा दी गई कि ऑक्सीजन के एक परमाणु से के 1/16 भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे तत्वों के परमाणु भार नापे गए और वो पूर्णांक से काफ़ी हटकर थे, अतः इन परिभाषाओं को भी क्या किया गया? नकार दिया गया और मानक माना गया किसका? कार्बन। ठीक है, कार्बन के आधार पर तत्वों को परिभाषित किया गया। परिभाषा दी गई कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर, और ये माना गया कि जो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इस C12 के आधार पर, कार्बन 12 के आधार पर परिभाषित किया गया और यह कहा गया कि किसी तत्व का परमाणु भार एक पूर्ण संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार ठीक कार्बन 12 के एक परमाणु के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। ठीक है, इस तरह से क्या किया गया? किसी तत्व के परमाणु भार को जो है वो परिभाषित किया गया। और इस तरह पाया गया कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? H बराबर 1.008। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 15.999, इस तरह से 9999। तो ये पाया गया और इनका एक्चुअल क्या होता है? H बराबर 1 होता है और O बराबर 16। ये हम इसको रखते हैं। तो ये परिभाषा जो है सटीक मानी गई और इसके आधार पर यह पता किया गया कि जो परमाणु भार है वो क्या है? परमाणु भार एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है परमाणु भार की। ठीक है, और कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो कितना है? बराबर 12। कार्बन 12 का परमाणु भार कितना है? 12। ठीक है, और ये माना गया
कि कार्बन पारा का जो परमाणु भार 12 है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी है, द्रव्यमान संख्या भी कितनी है, 12 है। अब ये मान लिया गया कि जो परमाणु भार है वो द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर है, ठीक है, लगभग बराबर है। तो इसलिए हम परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या के या परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर मानते हैं। इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं, ये सर्वांग समता का चिन्ह है, गणित में सर्वांग समता का चिन्ह है, ठीक है। ये हो गया। अब अगले वीडियो में हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसको ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम परमाणु भार कहलाता है, किलोग्राम में व्यक्त किया जाए तो किलोग्राम परमाणु भार कहलाता है। इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों के भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ही समाप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।